हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टूडेंट निंजा स्टोरी। मैं हूं सौभाग्य महापात्र और आज हम वापस से एक और स्ट्रैटेजी रिव्यू करने वाले हैं। पिछली बार हमने कल्पित वीरवाल जी का किया था और इस बार हम इनका करने वाले हैं। हमें पता है प्रशांत जैन सर बहुत ही अच्छे मेंटर है इस फील्ड में। तो उन्होंने और राहुल यादव सर ने मिलके 99 परसेंटाइल के लिए जेईई मेंस 2024 में एक स्ट्रैटेजी निकाली थी। तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ स्ट्रैटेजी को और बताने वाला हूँ कि इज इट वर्थ फॉलोइंग दैट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ, मुझे थोड़ा वीडियो की स्पीड बढ़ा के रखनी पड़ी क्योंकि ये 26 मिनट का वीडियो है, तो समझ जाओ मैं 1.5 रखूँगा। शुरू करते हैं। तो हमने सोचा कि साथ में एक वीडियो बनाते हैं। सर क्या कहते हैं आप? बिल्कुल सर, जैसे ही कल डेट्स का अनाउंसमेंट हुआ तो सबसे पहले मोस्ट ऑफ द थोड़ा स्टूडेंट्स के लेट दिमाग में ये वीडियो आ रहा था कि सर अब व्हाट विल बी देखा है द मैंने। नेक्स्ट स्टेप। 99 डेज जब देखिए बचे बात थे ये है कि तब इस बार आया जो था। डेट्स अनाउंस हुई हैं उसमें मतलब अब ऐसा नहीं कोई बहुत मेजर चेंज हुआ है। 56 दिन बचे हैं। हाँ, कोई मतलब ये सभी को पहले से ऑलरेडी प्लान था, लेकिन अब ये है कि सर अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए कि एक एवरेज स्टूडेंट भी जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर पाए। तो सर आज के इस वीडियो में शायद हम इसी बारे में डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं। बिल्कुल सर। और हम लोग सर जो दो टाइप के लर्नर्स होते हैं ना, 12th क्लास के लर्नर्स और जो रिपीट लर्नर्स हैं, उन दोनों को सेगमेंट बना के हम लोग बात करेंगे कैसे उनको प्लान करना चाहिए। बहुत उसके सही, बाद बहुत सही। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों का सब्जेक्ट वाइज प्लान डिस्कस करेंगे। और हाँ, एंड में आप लोग के लिए एक सरप्राइज है जो अभी हम लोग रिवील नहीं करेंगे, उसके लिए वीडियो आप लोग को पूरा देखना पड़ेगा। तो सर वैसे सरप्राइज से याद आया वापस एक और वो आने वाला है सेशन मेरा अनअकैडमी पे कल है। आइए उस पर बात करते हैं। कल का टॉपिक होने वाला है कैसे आप स्कूल को कोचिंग के साथ मैनेज करेंगे। अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा जेई प्रिपरेशन में। तो आइए कल आप मेरे से डाउट पूछ सकते हैं, सेशन अटेंड कीजिए, वॉइस चैट पे भी बात कर सकते हैं थ्रू डी रेस एंड फीचर। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सी दैट। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। स्टार्ट करते हैं। सर ये आप सभी को पता है कि जो जेईई मेंस Dates फर्स्ट निकालिए, अटेम्प्ट है, मैं पहले बढ़िया। बता दूं कि अभी हम लोग यहाँ पे फर्स्ट राइट सर, ये अजम्पशन गाइस हम लोगों ने ले लिया है। तो जिन भी बच्चों का, जो बच्चे 12th क्लास के हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ये अजम्पशन के साथ आप इस वीडियो को देखिए और इसी हिसाब से अपना रिवीजन, सही जो है। अपना सिलेबस एंडिंग डेट है वो डिसाइड कीजिए। सर यहाँ पे हम लोग क्या assumption 12th ले का सकते हैं? एंडिंग डेट 15 नवंबर काफ़ी तो सर आइडियल है। ये राहुल सर बता रहे हैं कि 7 जनवरी 2024 ये हम सिलेबस कंप्लीशन डेट देख सकते हैं। और उसके बाद जो तकरीबन 14 डेज रहेंगे इन बच्चों के लिए, वहां पे क्या स्ट्रेटजी रहेगी। तो सर सबसे पहले हाँ, ये थोड़ा है कि 7 जनवरी थोड़ा ज़्यादा लेट है, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि इन्होंने इससे 7 जनवरी रखा है क्योंकि बहुत लोगों ने अपनी जेई प्रिपरेशन जेई एडवांस के रिजल्ट के बाद काउंसलिंग के बाद शुरू की होगी। उनके लिए तो प्रिपरेशन जुलाई में स्टार्ट हुई होगी, तो जनवरी इज़ ठीक है। और उसमें भी 14 डेज बचते हैं आपके पास, अच्छे खास 14 से भी ज़्यादा, 17 टाइप्स। तो सही है 12th क्लास के लर्नर्स का डिस्कस करते हैं। एग्जैक्टली सर। तो सब अभी सबसे पहले जैसा कि अभी डिस्कशन हुआ कि भैया सिलेबस पूरा कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका टारगेट अब 99 परसेंटाइल सुन रहे हो? तो आप अपनी स्ट्रेटजी फुल कि सिलेबस। पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। अब उसके बाद ये आता है कि उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं अपने कई सारे वीडियोस में कि जो भी चैप्टर्स आपके कंप्लीट होते जा रहे हैं ना, आप उनके फॉर्मूलाज और शॉर्ट नोट्स पैरेलली प्रिपेयर करते चले जाइए। और एक बात बता दूं कि यार देखो, मार्केट में ऐसी बहुत सारी बुक्स अवेलेबल होंगी जिसमें शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड होंगे या फॉर्मूला दिए होंगे, लेकिन यार आपको अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। किसी दूसरे के फॉर्मूला या किसी दूसरे के शॉर्ट नोट्स को फॉलो नहीं करना। ऐसा नहीं है कि आपके किसी फ्रेंड ने शॉर्ट नोट्स बना लिए और आप उसको फॉलो कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो देखो, तुम्हें पता है मैंने बोला है नोट्स मत बनाओ, लेकिन शॉर्ट नोट्स मतलब ये है कि इसको वैसे समझो जो टेस्ट एनालिसिस होता है ना, जिसमें हम आपको बोलते हैं कि क्या गलती नहीं करनी चाहिए, हम क्या भूल सकते हैं, वो बोल रहे हैं अपने आप को सुधारने के तरीके। ये वो वाले नोट्स नहीं है कि जो टीचर बता रहा है आप वो छाप रहे हो या आप खुद को इम्प्रूव करने के लिए लिख रहे हो। ये मैं भी करता था, एक नोटबुक मेंटेन करता था जिसमें मैं अपने मिस्टेक्स क्या मैं नया चीज़ फॉर्मूला भूल गया, क्या नया फॉर्मूला सीखने को मिला, वो सब मेंटेन करता था। ठीक, काफ़ी सही है। तो डेफिनेटली सिली मिस्टेक्स होने की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो बहुत ज़्यादा रहेगी। मुद्दे की बात यह है कि जब आप खुद से शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो आप उस एंटायर सिलेबस को जो भी आपके क्लास नोट्स में लिखा हुआ है उस पर्टिकुलर चैप्टर का, उसे आप प्रॉपर्ली पढ़ेंगे। जब आपको पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा यार कौन सी सही चीज़ बात। इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो चैप्टर्स आपके कंप्लीट होते जा रहे हैं आप उनके शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए। और यार जेईई मेंस के अगर आप लास्ट 3 or 4 इयर्स के सर पेपर उठा करके देखें तो सर बहुत ज़्यादा नया पैटर्न तो देखने को मिला ही नहीं। बिल्कुल, इसलिए पैटर्न सॉल्विंग में भी बनाया था स्ट्रैटेजी। देखता हूं जनरली मैं फिजिक्स की बात करूं तो ऐसा लगता है कि लास्ट 4 ईयर के सारे क्वेश्चंस को मिक्सअप करके जैसे पर्ची बना के वो गेम खेला करते थे ना कि रैंडमली एक पर्ची उठाई, इसमें एक क्वेश्चन लिखा हुआ है तो बस डेटा थोड़ा सा चेंज करते हैं और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मतलब आपको अगर सब्जेक्ट की बहुत ज्यादा डेप्थ में नॉलेज भी नहीं है तो भी आप जेईई मेंस के क्वेश्चंस को बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि लगभग आप ये मान के चलिए 80 to 90% क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला आगे बढ़ते हैं। मेरे को एक
है। इन्होंने फिजिक्स का तो प्लान यहाँ पर निकला। आप एक थोड़ा रिवर्स प्रोसेस फॉलो करें कि जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ने जाएं या रिवाइज करने जाएं ना, तो सबसे पहले लास्ट 3 to 4 इयर्स के पीवाईक्यू पे एक बार नजर जरूर मारें। जब आप नजर मारेंगे ना, तो आप एक कुछ सिमिलर पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे कि यार एक पर्टिकुलर किसी फॉर्मूले पर या एक ही कॉन्सेप्ट पे बार-बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये काफी तो सही उन है। सारी चीजों को मैंने अगर जो एक वीडियो होगा, बनाई थी, तो अब जब उन्होंने किसी चैप्टर को खुद पढ़ें, बोल तो भी सबसे दिया पहले कि वो चीज़ पीवाईक्यू को हाईलाइट पहले करके देख उनको के आप पहले जान क्या जाएंगे कि होता है कि कौन जब से हम चैप्टर वीडियो से स्टार्ट करते हैं ना, तो मेजॉरिटी शुरुआत में पोर्शन दोस्तों में से लेकिन वो कौन दोस्त से बहुत ज्यादा टॉपिक में लंबे से वो समय तक क्वेश्चन बरकरार पूछ रहे हैं। क्योंकि हमारे अंदर उतनी ज्यादा कंसिस्टेंसी होती है। पहले तो फुल सबसे पहले चैप्टर आप पढ़ने उन से बेटर टॉपिक्स है कि को आप पहले अच्छे वही से देख कवर लो कर कि लें कौन जो से हाई मेजर बेस टॉपिक्स टॉपिक्स पढ़ हैं। रहे और हैं। देखो यार मुद्दे की बात ये है और बढ़िया कि आप बोला एक कि दिन लास्ट 18 में घंटे आपके पढ़ने की जरूरत नहीं स्टैमिना कम हो है। मैं जाती है, आपसे तो कहूंगा कि हो अगर आप सकता है एक दिन आपसे में 6 पूरा से 7 चैप्टर घंटे ना पढ़ रहे कवर हैं पाए। ना, आपको 18 दिन लेकिन तक अगर पढ़ना है। और आपने यही मेन strategy चीज आपको कर आने दिया वाले next तो सही जो हो भी जाएगा। रिमेनिंग समय बचा हुआ है आपके पास, अगर इसको फॉलो करेंगे ना, तो जो भी आपकी ड्रीम है ना, वो आप बहुत इजीली अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल सर आइए फिजिक्स पे बात करते हैं सर। देखते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था कि अगर आप अच्छी रैंक लाना चाह रहे हैं ना, तो भाई सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि यार जेईई मेंस का जो पेपर आता है ना, वो बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं होता। अलग अलग शिफ्ट का जो वेरिएशन होता है ना, वो अलग अलग तरीके का रहता है। किसी पर्टिकुलर शिफ्ट में हो सकता है कि 11th का पोर्शन ज़्यादा हो, किसी पर्टिकुलर शिफ्ट में हो सकता है 12th का पोर्शन ज़्यादा हो। क्योंकि आपको पता है कि आजकल जो नंबर ऑफ पेपर्स बन रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से जो क्वालिटी है वो आजकल जेईई मेंस के पेपर की उतनी ज़्यादा वेल बैलेंस नहीं है। तो भाई 12th के स्टूडेंट्स के पास सफिशिएंट समय है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द उनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। और जो बिल्कुल भी रिमेनिंग सिलेबस बचा हुआ है, प्लीज़ आप उसे सबसे पहले कंप्लीट करें। लेकिन मैं 12th यहाँ वालों पर लग जाओ। अब ये डिस्कशन कर लेता हूँ कि यार सिलेबस इतना एंटायर है, उस एंटायर सिलेबस में से ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे टॉप पर होने चाहिए, या मैं कह सकता हूँ कि जिन पर हम कम एफर्ट्स करके ज़्यादा। इसमें आता है आपके पास मॉडर्न फिजिक्स। सही बात। पर पहले तो 10% मॉडर्न फिजिक्स ही कंट्रीब्यूशन पकड़ना आपका मॉडर्न चाहिए। फिजिक्स का रहता है। और मॉडर्न बहुत ही फिजिक्स में बहुत फट्टू ज़्यादा वेरिएशन आपको चैप्टर है। देखने को जेईई मिलेगी। एडवांस क्योंकि में भी आपको ये बात इतना पहले से मुश्किल नहीं पता आता है वो। कि मॉडर्न फिजिक्स में ऑलरेडी जितना कंटेंट आपको क्लास में डिलीवर किया गया ना, उस पर डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। तो बिल्कुल। मॉडर्न फिजिक्स आपकी प्रायोरिटी फॉर्मूला होना बेस्ड। चाहिए। और ये चैप्टर मुझे सबसे फेवरेट चैप्टर पता है क्यों लगता है? क्योंकि इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स नहीं मारने होंगे। मैकेनिक्स जैसा एंटायर सिलेबस को अगर बहुत अच्छे से आपको कमांड करना है, तो उसके लिए आपको रिग्रेस एफर्ट्स करने होंगे। हो सकता है आपको 2 से 3 महीने लगातार मैकेनिक्स पढ़नी पड़ेगी, तो भी भाई गारंटी नहीं है कि सवाल बन जाएगा। लेकिन अगर आपने मॉडर्न फिजिक्स प्रॉपर्ली 1 से 2 वीक तक अच्छे से पढ़ लिया, तो लगभग 80 to 90% संभावना है भाई। बिल्कुल सही बात। मॉडर्न फिजिक्स एक ऐसा चैप्टर है, उसके बाद आता है थर्मल फिजिक्स। सेम वेटेज एज थर्मल मैकेनिक्स फिजिक्स को बट छोड़ के जाना ना जीवन नॉट का इवन सबसे बड़ा हाफ पाप द है। एफर्ट एज क्योंकि थर्मल मैकेनिक्स। फिजिक्स वो सेक्शन है थर्मल फिजिक्स भी। मोस्ट इजीएस्ट एंड हाई वेटेज। और थर्मल फिजिक्स से हर साल अगर आप जेईई मेंस के पेपर देखेंगे, तो हर साल 6 to 7 क्वेश्चंस आते हैं। इस बिल्कुल। थर्मल फिजिक्स में वो सारे चैप्टर कवर होते हैं, लाइक इलास्टिसिटी, कैलोरीमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन, हीट ट्रांसफर, केटीजी एंड थर्मोडायनामिक्स। इन सब में से कि वो थर्मोडायनामिक्स आप ऑलरेडी पैरेलल केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं, तो इसके लिए आपको अलग से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स नहीं मारने होंगे। और मुद्दे की बात ये देखा है, मैंने कम बोला efforts तो करके थर्मोडायनेमिक्स अच्छे marks लाएंगे। केमिस्ट्री पैरेलल भी पढ़ा है, तो फिजिक्स आप फिजिक्स देखेंगे वाली तो थर्मोडायनेमिक्स भी हो जाएगी उसके एंड बाद वाइस ट्वेल्थ वर्सा। के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के टॉपिक्स। कुछ लोग इन टॉपिक्स को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, लेकिन मेरे अपने पुराने टीचिंग एक्सपीरियंसेस में मैंने ये देखा है कि जो नीचे जो टॉपिक्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं ना भाई, ये वो टॉपिक्स हैं कि इसमें आपको फिजिक्स की डेप्थ भी अगर बहुत ज़्यादा नहीं है ना, तो कोई समस्या नहीं है भाई। अगर आपने क्लासेस अटेंड करी हैं, आपने सारे फॉर्मूले लिख रखे हैं, इवन आपको उनके फॉर्मूलों के डेरिवेशंस भी याद नहीं है ना, तो भी मेंस लेवल पे आपका कल्याण हो जाएगा। और ये मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए लगते हैं क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है भाई, डेटा फीडिंग क्वेश्चन। फॉर्मूला याद है, क्वेश्चन आएगा, डेटा देखो क्या डेटा दिया हुआ है, उसके बेस पे फॉर्मूला लगाओ और आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस लिस्ट में आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, एमईसी, एमआई, एसी ये चैप्टर्स आते हैं। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पता नहीं अभी तक इन्होंने जो भी बात बोली है, जेईई मेंस वालों का बहुत इसमें मुझे फेवरेट टॉपिक है, एक भी चीज लगातार गलत सर्किट नहीं लगी। एनालिसिस पर ये और पूरा इलेक्ट्रिकल पिन इंस्ट्रूमेंट्स पर पॉइंट क्वेश्चन प्रैक्टिकल बात बोल तो रहे हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी करना है। इसके बाद ग्रेविटेशन, ऑब्वियसली ये तो लोगों की प्रशांत जैन सर और ये राहुल यादव सर तो काफी एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस है, तो ऑब्वियसली वो करेंगे कम एफर्ट करके ऐसी बात, ज्यादा और मार्क्स मिल अच्छे रहे हैं, तो वो बटोरना यार। गाइड ही करेंगे। ग्रेविटेशन आपकी लिस्ट में ऊपर होना चाहिए। सेमीकंडक्टर, ये तो मुझे लगता है 12th वालों की लिस्ट में है ही नहीं, क्योंकि ये टॉपिक लगभग लास्ट में पढ़ाया जाता है हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में। और जब तक most of the सेमीकंडक्टर्स students मैंने का भी energy नहीं down किया होता था, है, तो मैं मैंने बोर हो जनरली गया देखा था, है लेकिन कर देना 50% अगर students तुम लोगों के इस पास chapter तक टाइम है पहुंच ही नहीं पाते। वो देता भाई ये आपकी लिस्ट में ऊपर होना चाहिए, क्योंकि जेईई मेंस स्पेसिफिक चैप्टर है, आपको पता है कि एडवांस में बिल्कुल। सेमीकंडक्टर नहीं है, तो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना मेंस में ही है। और मेंस हर साल 1 से 2 सवाल सेमीकंडक्टर से पूछ रहा है, तो आपको इस बात को समझना होगा कि सेमीकंडक्टर्स ऐसे चैप्टर्स को आप कैसे छोड़ करके जा सकते हैं। एक बार के लिए आप 11th के टॉपिक को छोड़ दीजिए, लेकिन ये बहुत हाई वेटेज टॉपिक है भाई, इनको छोड़ के जाना बहुत ही बड़ी बेवकूफी है। अगर आप बहुत अच्छा परसेंटाइल स्कोर कर रहे हैं, इफ यू आर टारगेटिंग अबव 99 परसेंटाइल। उसके बाद आता हूं ईएम वेव। 2 मिनट का भाई चैप्टर मुश्किल से ना 1 से 2 लेक्चर का टॉपिक है, 6 फार्मूले हैं। सही क्लास बात। में ही बता दिया जाता है कि इन 6 फार्मूलों से ही इन सवाल सबको आएगा। छोड़ना और हर मत। साल उन 6 फार्मूलों को जो याद करके गए, उससे ईएम वेव्स के क्वेश्चन हो जाते हैं। तो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी नहीं जाती। अरे भाई वो टफ नहीं पाते, वेव ऑप्टिक्स वाईडीएसी सेम लेकिन ये वो चैप्टर्स हैं फॉर्मूला बेस्ड, जो 2 exciting 3 factor है। राइट ये फ्रिंज वो डार्क chapter फ्रिंज हैं पे जिसके कितने question most of क्वेश्चन। the students छोड़ करके आते हैं। और वाईडीएसी सोचिए, में आप तो अगर बस तैयार हैं, जेई तो में से definitely आप वाईडीएसी इस पूछता है, सिंगल तो से इन chapters को डिफ्रैक्शन इसके बाद पूछता है। सीओएम एंड रोटेशन। चलिए भाई, ये आपके मैकेनिक्स का भी सेक्शन ले लिया। लेकिन जेई Most of मेंस the में question आजकल सीओएम COM रोटेशन बहुत से पूछे जा फट्टू रहे है। हैं। बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। मेंस लेवल का आप कर लीजिए, और जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, फंडामेंटल लॉस पे जो क्वेश्चंस हैं, उनको बना लीजिए। उसके बाद रे ऑप्टिक्स। तो ये भाई मैंने सीक्वेंस बताया, इसके अलावा भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो मैंने इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं किए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्होंने सही बोला, ये सब मेन वाले उन्होंने बोल दिए, आपको उनको कैसे भी कवर करना है वो भी बता दिया। उन्होंने बोल दिया कि क्यों इस चैप्टर को क्यों करना वो भी बोल दिया। मॉडर्न फिजिक्स इजी चैप्टर,
थर्मल फिजिक्स इजी चैप्टर प्लस हाई वेटेज। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी इनकी वेटेज कम है लेकिन चैप्टर बहुत आसान है, वैल्यू पुटिंग है बस, इस पे फॉर्मूला याद रखो, वैल्यू पुट का हो गया। ग्रेविटेशन भी सेम।
सेमीकंडक्टर्स थोड़ा मुश्किल चैप्टर है, मैं भी रेकमेंड करता हूँ अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो मत करो। आईआईटी में आपको वापस पढ़ना ही पड़ेगा आके इलेक्ट्रॉनिक्स में, लेकिन कोई नहीं। ई वेव्स, वेव ऑप्टिक्स, ये कर लेना, ये आसान चीज़ है। और फिर सीएम रोटेशन, अगर आप एडवांस के एस्पिरेंट हो आपको वैसे भी करना चाहिए। और ये पूछा जा सकता है मैकेनिक्स में, यही तो पूछते हैं और क्या पूछेंगे। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब करके जाना। वो भी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब आप ये सारे चैप्टर्स कर लिए तो उसके अब आ 99 गए। परसेंटाइल अश्योर्ड है, राइट सर? मतलब ये सारे क्वेश्चन अगर उन्होंने Yes, कर लिए sir, आगे तो भाइयों आप पीछे। लोगों के 99 परसेंटाइल अश्योर्ड है अगर आप लोगों ने केवल ये टॉपिक्स भी कर लिए तो, लाइक कंसीडरिंग द पॉजिटिव टाइम एंड स्पेसिफिकली ये इन्होंने बड़ी बात बोली, उन्होंने बोला अगर आपने सिर्फ ये भी कर लिया तो आपके 99% अश्योर्ड है। मैं इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि इनमें इन्होंने मेजर वाले बोल दिए और जो भी उन्होंने छोड़े होंगे बहुत ही फट, जैसे काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये छोड़ दिए। इनसे वैसे भी क्वेश्चन नहीं आते। आप 99% आने के लिए फिजिक्स में 90+ भी ले आओ काम हो जाएगा, या 85+ ले आओ काम हो जाएगा। तो सही तो बोल रहे, फिजिक्स में इतना करोगे और बाकी सब्जेक्ट में भी उतने डेडिकेटेडली कर दोगे, 99% लाने से कोई नहीं रुक सकता। अब चलो मैथ्स की स्ट्रेटजी आने वाली है, ये मज़ेदार। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन से तकरीबन डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर एरिया अंडर कर्व भी आ गया, तो एरिया अंडर कर्व और डेफिनेट इंटीग्रेशन यहाँ से 3 प्रॉब्लम्स बेसिकली आ रही हैं और इन 3 प्रॉब्लम्स में से भी यही एक न्यूटन लेबनिट्ज की आती उनको है, पता है न्यूटन लेबनिज भाई, से हर डिफरेंशिएशन साल- बेस्ड होता है और इसमें हर कुछ साल जगह पे डेफिनेट easy differentiation आ इंटीग्रेशन जाता है। यही पैटर्न एक एरिया अंडर कर्व की आप मान लीजिए और एक किंग्स रूल जो होता है। तो ये 3 टाइपोलॉजी ऑफ प्रॉब्लम सबसे ज्यादा पूछी जा रही है। अब जो सर ने बताया ना, बिल्कुल वही चीज मैं बोलूंगा दोस्तों वेक्टर 3D के बारे में। वेक्टर 3D एक ऐसा चैप्टर है जो बिल्कुल लास्ट चैप्टर है, यहाँ तक आते आते जोश खत्म हो जाता है। और देखिए कितनी आयरॉनिकल बात है, फिजिक्स शुरू करती है वेक्टर से और मैथमेटिक्स खत्म होती है वेक्टर से। और मैथमेटिक्स के अंदर जो वेक्टर आता है वो एक्चुअली काफी ज्यादा आसान होता है कंसीडरिंग योर बैकग्राउंड इन फिजिक्स। मैं आज तक किसी ऐसे बच्चे से नहीं मिला जिसको डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा दिक्कत हो। थोड़ी बहुत दिक्कत तो सभी को होती है, क्योंकि आपने वेक्टर उस समय पढ़ा होता है जब आपका जोश सबसे हाई होता है, तो इस वजह से आप लोगों को बहुत ज्यादा कंफर्ट होता है। तो यार ये वेक्टर और 3D के अंदर है ना, टोटल मिला के 4 प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है? वेक्टर और 3D मिला के 4 प्रॉब्लम्स आएंगे। इसमें 3D के अंदर आप लोगों को पता है डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन, हर एक प्रॉब्लम को कैटेगराइज भी कर देंगे वो, देखना। क्वेश्चन लगातार आ रहा है। वेक्टर के अंदर एक क्वेश्चन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आएगा जिसमें कोप्लेनरिटी चेक हो जाएगी, और एक आएगा क्रॉस प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट, ठीक है? ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कोप्लेनिटी चेक करने के लिए, प्लस डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम प्लेन, वो भी आ सकता है, या फिर डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट पे क्वेश्चन आ सकता है, सॉल्विंग वेक्टर इक्वेशंस, यही सब ही आ सकता है। उन्होंने लिटरली खोल के दे दिया कि भाई यही करके जाओ, यही हो जाएगा। और एक आएगा दोस्तों प्लेन पर, तो ये एक प्लेन, एक लाइन, पैटर्न वाले, एक डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट का और एक कोप्लेनरिटी का, जिसमें एसटीपी आ गया। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में सबसे ज्यादा आती है टेंजेंट या एंगल लिखने की चीज, बिल्कुल। और मैक्सिमम मिनिमम। एलएमवीटी, आईवीटी इन नहीं चीजों आता एओडी में। इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। अब देखिए LMVT, मीन वैल्यू IVT थ्योरम सब होती है, JEE मीन वैल्यू एडवांस थ्योरम आता एओडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट वही बोल रहे आयरॉनिकली वो जेई एडवांस में तो आती है, बट जेई मेन में इतनी ज्यादा नहीं आती है। बिल्कुल। कॉम्प्लेक्स नंबर भी दोस्तों सेकंड लास्ट चैप्टर होता है जनरली, तो इसमें से 2 प्रॉब्लम्स आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाइनोमियल थ्योरम, वो दो मैं वो देता हूँ, ज्योमेट्री और वो मॉड्यूलस, यही और आता है। सम ऑफ कोफिशिएंट्स। ये दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कीजिएगा, इस बार भी बहुत इसके क्वेश्चन आएंगे। बाइनोमियल थ्योरम में Middle तो term, यही sum of पूछता हूँ, coefficients मिडिल and टर्म, सम nth ऑफ term का जो कोएफिशिएंट, फॉर्मूला होता है, ये सारी चीजें यहाँ पे पूछी बिल्कुल जाती सही है। बात। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर दोस्तों एक आएगा nth रूट ऑफ यूनिटी पर, nth रूट ऑफ यूनिटी, अच्छा, ये मैं भूल गया था, डिमोइवर्स और थ्योरम। एक आप लोग का जिसमें जनरली आप एक्सप्रेस आई वाई मान के निकालो, है ना? एक्सप्रेस आई वाई मान के निकालोगे, या तो आर्गुमेंट का होगा या मॉडुलस का होगा या कॉन्जुगेट का होगा, बट एक्सप्रेस आई वाई मान के आपका काम हो जाएगा उसका, ठीक है? कोनिक सेक्शन के अंदर जो स्टैंडर्ड पैरामेट्रिक फॉर्म्स होती है ना, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट, उसी से क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन पक्का आएगा, आप लिख के रखिए, बिल्कुल। या तो अगर पैराबोला से आया तो जो x - ty + 80² 0 वाला होता है। फिर अगर मैं बात करूं एलिप्स और हाइपरबोला की, तो उसकी सिमिलर टाइप की थीटा के अंदर निकाली जा सकती है, उसी टेंजेंट पर एक क्वेश्चन पक्का आएगा। तो ये फॉर्मूले यार देखिए जो सर ने फिजिक्स के अंदर बताया वो मैथमेटिक्स के लिए भी ट्रू है। आप जो भी फॉर्मूले भूलने की टेंडेंसी रख रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा? आप जितने मॉक टेस्ट देंगे, मॉक टेस्ट में आपको पता चलेगा यार मुझे तो ये फॉर्मूला याद नहीं है। जैसे ही आप अपना मॉक टेस्ट खत्म करें, जो भी फॉर्मूलेज आप भूले हैं, जैसे यूजुअली ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में शॉर्ट वो नोट्स क्या में करते हैं, ये चीजें नहीं लिखते कि क्या तुम इंपॉर्टेंट है भाई, वो तो लिखना यूजुअली ही ये है। याद वो रखते चीजें हो, सबसे ज्यादा लिखी जाती है जो हम भूल नॉर्मल पैराबोला। मेरे को अभी भी याद है जब मैं केमिस्ट्री लेकिन मान की लो तैयारी कर रहा था, केमिस्ट्री नॉर्मल के अंदर पैराबोला सबसे ज्यादा की मेरी भूलने की टेंडेंसी। नॉर्मल पैराबोला की जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है वो काफी आसान है याद रखनी। हम भी शायद मुझे याद है, ty = x + t²। लेकिन अब मुझे तुम पूछोगे इन्वर्टेड पैराबोला जो y² = -4ax या फिर x² = -4ay, उसका मैं भूल जाता हूँ। मैंने भी लिख के रखा था सेपरेटली, क्योंकि मैं भूल जाता था भाई पैरामेट्रिक फॉर्म अलग पैराबोला के लिए क्या है, इन्वर्टेड पैराबोला जो है, और सिमिलरली फॉर एलिप्स एंड ऑल। तो ये शॉर्ट नोट्स के थ्रू ही याद रख सकते हो। वो कैसे तुम्हें याद होगा कि हर एक फॉर्मूला को तुम पागलों की तरह नहीं ढूंढ सकते, जितने टेस्ट दोगे उतने तुम्हें लूप होल्स पता चलेंगे, और वो उन्होंने वही बोला। तो केमिस्ट्री में मैं मेरे जो शॉर्ट नोट्स थे ना, उसमें केवल वो चीजें लिखी हुई थी जो मैं भूलता था, और इवेंचुअली याद हो गई बार-बार। केमिस्ट्री में यही ठीक है? करना चाहिए। प्रोबेबिलिटी के अंदर बेस थ्योरम और कंडीशनल पे एक क्वेश्चन आएगा,
ठीक है, और मैट्रिसेस डिटरमिनेंट में कंडीशनल सॉल्वेबिलिटी के क्वेश्चन सबसे आसान होता है। क्रेमर्स रूल, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट शिफ्ट भी आप ले लीजिए, उसमें कंडीशनल सॉल्वेबिलिटी का क्वेश्चन आसान होता है। फिर डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी पे जो क्वेश्चन आते हैं वो एक टफ पार्ट डेफिनेटली होता है। बट अगर इनमें से मैं केवल इन चैप्टर्स की बात करूं तो ये सारे चैप्टर्स 20 क्वेश्चन कवर करेंगे, उसमें से 15 क्वेश्चन इजी टू मीडियम आएंगे, इजी टू मीडियम क्वेश्चन आपके आएंगे। एंड दोस्तों एक गोल्डन रूल ऑफ सिलेक्शन मैं आप लोगों को बताता हूं, किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में अगर आप सभी इजी और मीडियम क्वेश्चन सही करके आते हैं तो आप फ्लाइंग कलर्स से उस एग्जाम को क्लियर करेंगे। ये एक रूल होता है, इतने एग्जाम्स हैं सब में देख लीजिए। इट इज नॉट अबाउट कि आप कितने हार्ड क्वेश्चन, भाई हार्ड क्वेश्चन से रैंक आ जाएगी, है ना, बहुत अच्छी रैंक आ जाती है, टॉप 10 टॉप 50 की अगर हम बात करें वो सब आ जाती है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप लोग कोई भी सिली मिस्टेक ना करें, इन 15 क्वेश्चन को अच्छे से सेलेक्ट करें और इन 15 को पकड़ के सही करें, ये सबसे ज्यादा। ये सही बात बोली। वो 15 अगर तुम 15 ठीक से करके आ जाओगे, बाकी 10 जाए भाड़ में, और 15 के 15 सही करके आओगे, तुम्हारी मैथ में कितनी 60 है ना, मतलब 15 में मान लो पेपर मुश्किल है ना, इसलिए तुम 15 से, और टफ मैथ्स के पेपर में तुम 60 ला रहे हो जेईई मेंस में आउट ऑफ 100। फिजिक्स केमिस्ट्री अभी अच्छे कर दो, नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग गुड परसेंटाइल। 99.9 प्लस भी जा सकते हैं अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बैकअप कर दिया तो बिल्कुल सही बोल रहे सर, इंपॉर्टेंट होता है। आइए सर अब केमिस्ट्री का प्लान साथ में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। केमिस्ट्री का दोस्तों देखिए, अब जो हमारा एक्सपीरियंस है पिछले 2 साल केमिस्ट्री से का प्लान सर लगातार एनसीईआरटी एनसीईआरटी व्हाट इज योर टेक? मैं बोल सकता हूं मैथ्स फिजिक्स है, लेकिन उसके एक्सपीरियंस पे भी उन्होंने जो लिखा है केमिस्ट्री में वो लिखेंगे। आपका जिस रिदम से, तो मेरी रिपोर्ट मुद्दे की बात और वही सर हमारा सरप्राइज है, तो सरप्राइज के बारे में सर आप टिप्स फॉर फरवरी तक के लिए आगे या भले कंप्लीट एनसीईआरटी ओल्डर वर्जन, ये मैं भी बोलता हूँ, पूरी एनसीईआरटी रट डालो, जो नया सिलेबस है उस हिसाब से चाट डालो, पूरी एनसीईआरटी खत्म करो काम। और जो मैंने केमिस्ट्री का सिलेबस, केमिस्ट्री का स्ट्रैटेजी बनाया है जेईई मेंस 2024 के लिए, वो भी एक बार चेकआउट कर लेना, तुम्हें ज़्यादा आइडियाज़ मिल जाएंगे केमिस्ट्री के लिए। फिजिक्स के भी देख सकते हो, मैथ्स के भी देख सकते हो, लेकिन मैं मानता हूँ ये भी काफ़ी सही स्ट्रैटेजी है, पूरी सर्वश्रेष्ठ स्ट्रैटेजी है अभी के लिए, और जेन्युइन स्ट्रैटेजी। पीजे सर द ग्रेट, राहुल सर द ग्रेट, ऑब्वियसली अच्छे निकालेंगे। तो यही था, मैं इस स्ट्रैटेजी को बोलना चाहूँगा, आप आँख बंद करके उन्होंने जो वेटेज वाले बताए हैं वो आप फुल सॉल्व कीजिए, वैसे फॉलो कीजिए। मैं अश्योर करता हूँ आपकी रिजल्ट आएगी अगर आपने ढंग से हार्ड वर्क किया। एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं टेलीग्राम में @sohagia_m पे, एंड फॉलो ऑन इंस्टाग्राम mohapathibros। Till then, see you. ये वक्त का जलवा है।